फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह आपका फिर से अपने ही यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का। अब तक से इससे पहले हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सीखा था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें आपका ढेर सारा मुझे प्यार मिला। आपकी इतने ज़्यादा प्यार के लिए मैं दिल से एकदम धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा भी। आइए इस सीखने की कड़ी को एक कड़ी और आगे बढ़ा के चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। केमिस्ट्री के सिलेबस के हिसाब से अगर क्लास 10 सीबीएसई की बात की जाएगी तो 5 चैप्टर हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पे चले आए हैं। शायद आपके इतने प्यार मिला जिससे मुझे हौसला मिला कि मैं फिर से चैप्टर नंबर 2 के लिए भी एक अच्छा सा एक एजुकेटिंग वीडियो, एक मोटिवेशनल वीडियो, जिससे कैसे कितनी आसानी से सीख सकें और कितनी खूबसूरती के साथ इस चैप्टर को हम एक समरी के तौर पे तैयार रख सकें। सिर्फ पढ़ाई एक बार पढ़ लेने की नहीं है, पढ़ाई तो वो है कि जो ऐसा पढ़ें जो जिंदगी भर शायद हमें याद रहे। कुछ ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स के साथ, कुछ ऐसे ही आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ये हमें फॉर्म पढ़ा दिए जाते हैं। एलिमेंट्स फिर बाद में चल के मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के कैटेगरी में, सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही कंपाउंड्स क्या हैं? कंपाउंड सबको पता है कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिक्स होके इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, दोनों आपस में मिक्स हो जाएं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर ले, दैट इज कंपाउंड। जिसमें हमने सीखा था कि वाटर भी एक तरह का कंपाउंड है। अब आपको यह भी समझना बहुत जरूरी है कि वाटर एक कंपाउंड तो है, लेकिन बाकी कंपाउंड्स भी क्या अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं? तो जी हाँ, वो भी अलग अलग 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जिनका नाम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट है। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर और भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कई बार सुनते हैं अपने आसपास कि शायद किसी के पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो वो ऐड याद आता है जल्दी से कि इनो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। आखिर ये इनो काम सिर्फ 6 सेकंड में ऐसा क्या कर देता है? आखिर 6 सेकंड ही क्यों लेता है? बड़ा ही अजीब और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल हमारे पेट में एसिड सिक्रीट होता है और उस एसिड को नलीफाई करने के लिए हम बेस का कंजम्पशन करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। जैसे ये दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं और हमें रिलीफ मिल जाती है, इंस्टेंट रिलीफ। और हम कहते हैं कि देखिए क्या कमाल का इनो था। ये एसिड, बेस एंड सॉल्ट को समझना इसलिए भी जरूरी है कि एक पुराना सा पुराना सिक्का, जो सोनार के दुकान पे बर्तन पुराना है, अगर हम ले जाते हैं, वहां पे शॉपकीपर कहता है कि ले जाइए, शाम को आइएगा, मैं एकदम नया कर दूंगा। और हम कहते हैं अरे वाह, ऐसा क्या इसके पास जो नया कर देगा? हम जाके देखते हैं कि शाम को वो वापस पूरा का पूरा बर्तन नया हो गया। वो सिक्का जो चांदी के हमने दिए थे, सोने के सिक्का दिए थे, जो कोई भी हमारे नॉर्मल सिक्का था, वो सब के सब क्या हो गए? सब नए हो गए। ऐसा क्या था? सोचिए, ये सब एसिड, बेस एंड सॉल्ट में ही आपको सीखने को मिलेगा। खाने से पहले कि खाने के बाद ब्रश क्यों करना है, दिन में 2 बार ब्रश क्यों करना रहता है, टूथपेस्ट का यूज क्यों करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की वजह से, ये भी तो हम सीखेंगे। तो इसीलिए एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स हर एक टॉपिक को पूरी तरह से डिटेल में समझने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको एक एक चीज बारीकी से समझा दूंगा और ये मैं आपको एकदम 100% अश्योर कर रहा हूं। आप बस अपना दिमाग और अपना कंसंट्रेशन मेरे पास रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले एसिड, बेस और सॉल्ट होता तो है, कैसे जान पाएंगे? इस टॉपिक को शुरुआत करने के लिए एक छोटी सी आपको मैं कहानी बताता हूं। सोचिए कि एक बच्चा था और उसके पिताजी, जो हमेशा डेली 10 बजे ऑफिस जाते और 4 बजे ऑफिस से चले आते। बच्चा स्कूल 1 बजे आता और वो टीवी देखता था, और वो टीवी 3-4 घंटे देख लेता था आराम से। 4 बजे आया, 4 बजे उसके पापा, जैसे स्कूटर की आवाज़ आती थी कि पापा आ गए, बच्चा टीवी ऑफ कर दिया। जब पिताजी आए तो बेटा बैठ के पढ़ते हुए मिला।
पिताजी तो समझ गया कि लग रहा है बच्चा बहुत पढ़ रहा है, लेकिन पापा ने क्या किया, एक दिमाग अपनाया कि यार डेली तो देखता हूँ पढ़ता है, नंबर फिर भी कम आता है इसका, अगर कुछ ना कुछ तो राज है। अब क्या करते थे, जब 4 बजे आते थे तो टेलीविज़न के सेट का जो स्टेबलाइजर लगा होता है, अब उसको वो चेक करते थे। अब वो 4 बजे ही टीवी बंद रहती थी तो स्टेबलाइजर हीट होने की वजह से गर्म होता था। वो पिताजी समझ जाते थे कि बच्चा मुझसे झूठ बोल रहा है, ये तो टीवी ऑन किया था, और इसके लिए उसको बहुत सारा मार पीट पड़ती थी। तो इसमें आपने क्या सीखा कि वो टेलीविज़न का स्टेबलाइजर जो उसने लगाया था वो एक इंडिकेटर के तौर पे काम कर रहा था, अगर ये हीट है तो कहीं ना कहीं ये चल रहा था, और इससे वो समझ भी पाते थे कि इंडिकेटर कई बार आप इलेक्ट्रिक स्विचेस में भी देखते हैं, इंडिकेटर लगा होता है जिसके वजह से हम आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं कि करंट है कि नहीं इलेक्ट्रिक बोर्ड में, है कि नहीं, देखें ना आप। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ आपको समझ में यहाँ से आने वाली है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब इंडिकेटर्स तो 2 तरह के हो सकते हैं भाई, हो सके आर्टिफिशियल कोई बनाया हो। अरे आर्टिफिशियल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर का मतलब ये हो गया कि शायद इसको जिसको इंसानों ने बना दिया, यानी वो पहले से इस धरा या धरती पे मौजूद नहीं था, इंसानों की ज़रूरत महसूस हुई और इंसानों ने इंडिकेटर का निर्माण कर दिया। ऐसे इंडिकेटर्स को आर्टिफिशियल इंडिकेटर की श्रेणी में रखेंगे। वहीं नेचुरल इंडिकेटर्स का अर्थ ये हो गया कि नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब आप समझिए कि हमें नेचुरली मिला है, जैसे रेड कैबेज, टर्मरिक, लिटमस सॉल्यूशंस, ये सब क्या हैं, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 तरह के इंडिकेटर्स को बारी बारी सीखेंगे। सबसे पहले इंडिकेटर्स का डेफिनेशन वाइज, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर कलर टू डिटरमाइन whether the given substance is acidic or basic in nature. This is called indicator. Indicator are of 2 types, acidic as well as basic. Indicators are of 2 types, artificial as well as natural. Let us begin with natural as well as artificial indicators. तो आइए सीखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब नेचुरली जो हमें प्राप्त होता है, यानी कहीं पेड़ पौधे या जानवरों या किसी सब्जियों से। नेचुरल इंडिकेटर्स हमें ये बता पाते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक था या बेसिक था, यानी सब्सटेंस हमने अलग से ला के रखा है और वो इंडिकेटर्स अपने रंग बदल के ये हमें समझा पाते हैं कि जो हमने सब्सटेंस लिया था क्या वो एसिडिक या बेसिक नेचर का था। आपको ये भी जानकारी प्राप्त होगी कि इंडिकेटर्स हमें कलर चेंज करके एसिडिक और बेसिक दोनों का ज्ञान बताते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एसिडिक सॉल्यूशन में ना चेंज होके बेसिक में सिर्फ चेंज हो जाए, कई बार बेसिक में चेंज होके सिर्फ एसिडिक में चेंज हो जाए, लेकिन फिर भी हम 2 अलग अलग प्रक्रियाओं से हम दोनों के बीच का अंतर को जान सकते हैं। आइए सबसे पहले लिटमस सॉल्यूशंस की बात करें। लिटमस सॉल्यूशन, जैसा कि आप जानते हैं, लिटमस लाइकेंस नाम के एक पेड़ के एक्सट्रैक्ट से निकाला जाता है निचोड़ के, और ये ओरिजिनली पर्पल कलर का होता है, जिससे लिटमस सॉल्यूशन होता है। लिटमस सॉल्यूशन ब्लू टू रेड में अगर कन्वर्ट होता है तो एसिडिक सॉल्यूशंस के तौर पे इंडिकेट करता है, वहीं रेड टू ब्लू में चेंज हो जाए तो वो बेसिक नेचर बताता है। यानी कलर, अगर ब्लू कलर का अगर लिटमस सॉल्यूशन है तो एसिडिक, और रेड टू ब्लू में चेंज हुआ तो बेसिक। वहीं टर्मरिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप खाना खाते समय कई बार हल्दी या सब्जी की जो ग्रेवी होती है आपके शर्ट पे गिर जाती है। सपोज दैट शर्ट आपने वाइट कलर का पहन रखा है, घर पे गए, मम्मी से बोल दिया कि अरे मम्मी मेरा तो शर्ट खराब हो गया, देखो गंदा हो गया, इसको धुल दो जल्दी से, सही हो जाएगा। तो जो समझदार होती है माँ, वो क्या करती है कि सबसे पहले या तो नींबू उस पर हल्का सा रब करेंगी, तब तो उस पीलापन का इफेक्ट कम होगा, हल्दी का इफेक्ट। और जो मान लीजिए जिसको अभी ज्ञान नहीं है इस एसिड और बेसिक की दुनिया का, वो क्या करता है कि जल्दी से उठाया शर्ट को और तुरंत वॉशिंग पाउडर या कोई डिटर्जेंट पाउडर में उसने क्या किया, धुल दिया, डिटर्जेंट बार से धुल दिया। क्या होता है कि साबुन के अंदर बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से
अब क्या आपको देखने को मिलता है कि जो हल्दी था वो हल्दी साबुन बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग बदल के रेडिश ब्राउन कलर में हो जाता है। लगता है कि कोई जंग पकड़ा है शर्ट पे, वो दाग कभी फिर वापस जाता नहीं है। आप कहते कि अरे ऐसा क्या हो गया, अभी तो ऐसा कुछ हमारे पास कांटेक्ट में आया नहीं था, लेकिन ये आपको बताता है कि वो साबुन बेसिक कैरेक्टर का था। इसीलिए टर्मरिक का जो ग्रेवी का आपका यूज़ किए थे, ग्रेवी जिसके अंदर आप टर्मरिक का अमाउंट ज़्यादा था, वो कलर चेंज करके बताया। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो ये एक इंडिकेटर है जो आमतौर पे हम देखते हैं। चलिए, जैसे टर्मरिक को देख लिए कि येलो कलर का था, एसिडिक के कांटेक्ट में नो चेंज, ध्यान दीजिएगा, एसिडिक में नो चेंज। वहीं अगर बेसिक में चेंज आ गया तो बेस कैसे रेडिश ब्राउन में चेंज हो गया। यानी बेसिक सॉल्यूशंस में अगर टर्मरिक को हम किए तो येलो कलर किस में चेंज हो गया, रेड टू रेडिश ब्राउन में। येलो येलो डर्टी फेलो, अगर कपड़ा गंदा हो गया तो किसमें साफ करना है, साबुन। साबुन कैसा है, बेसिक, यानी बेसिक में येलो चेंज होगा, एसिडिक में चेंज नहीं होना है। याद रहेगा, बिल्कुल। अब तीसरा जो नेचुरल इंडिकेटर, रेड कैबेज। आपने देखा होगा कैबेज रेड ग्रीन कई तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं। रेड कैबेज की खासियत यह कि एसिडिक सॉल्यूशन में इसकी कोई किसी भी प्रकार की चेंज नहीं होती। वहीं अगर आप बेसिक सॉल्यूशन मिलाएंगे तो रेड वाला ग्रीन में चेंज हो जाएगा, हरे रंग में। जी हाँ, हरे रंग में गोभी, बंद गोभी ही बदल जाएगी। तो इस तरह से ये तीन जो नेचुरल इंडिकेटर्स, और भी कई सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिनका नाम अभी मैं नहीं लूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस के बाहर हो जाएगा, फिर भी आप कम से कम इन तीन का नाम जरूर याद रखिए। तो क्या आपको नेचुरल इंडिकेटर समझ में आया? यानी प्रकृति द्वारा बनाया गया ऐसा सब्सटेंस जो अपना कलर को खुद चेंज करके हमें एसिडिक और बेसिक होने का ज्ञान दे दे, हम उसे नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। तो क्या हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर सीखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या है। तो अब आइए आर्टिफिशियल इंडिकेटर समझते हैं। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, यानी ऐसे इंडिकेटर जिसको इंसानों ने खुद अपने हाथों से बनाया हो, जिसका प्रयोग करके हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का पता लगाते हैं। बेसिकली ये 3 टाइप्स के हैं, मेरे साथ आप भी याद करते चलिए, ठीक है। लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन। ओ, फेनोप्थिलीन की स्पेलिंग याद नहीं होती ना, मैं सिखाऊंगा। लिटमस पेपर, देखो कैसे याद करना है। लिटमस का सॉल्यूशन भी है, पेपर भी है। लिटमस पेपर होता क्या है कि समझो ब्लू कलर एक थोड़ा सा आइडियल कलर टाइप का है, और उस पर हल्का सा भी एसिड का छिड़काव करोगे, वो ब्लू किस में चेंज होगा, रेड में। जैसे चमड़े है, चमड़े पे अगर आपके थोड़ा सा भी एसिड के 2-4 ड्रॉप्स पड़े, क्या हो जाएगा, खून निकल जाएगा, रेड कलर में चेंज होएगा। यानी एसिड थोड़ा डेंजर की निशानी है। डेंजर की वजह से क्या होगा कि एसिड को याद रखेंगे कि ब्लू टू रेड चेंज करेगा। देखिए, एसिड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, डिजास्टरस होता है। डेंजरस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पता होगा आज भी सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केसेस पेंडिंग हैं एसिड अटैक को लेके। ये एसिड अटैक पे एक मूवी भी बनाई गई है, छपाक, जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं। खैर, मैं बता रहा हूँ एसिड अटैक में है क्या, एसिड अटैक विक्टिम्स कौन है। एसिड अटैक में होता क्या है कि कोई सरफिरा या मनचला इंसान किसी लड़की को अपने बात न मानने की वजह से उस पर एसिड फेंक देता था चेहरे पे, जिससे वो लड़की पूरी ज़िंदगी भर शायद उसकी स्किन वो ठीक नहीं हो पाता था। ये कड़ी शब्दों में इसकी मैं निंदा भी करता हूँ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और एक औरत को और एक लड़कियों को अगर आप जितना हो सके उतना आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले एक इंसान बनिए, तब जाके कोई भी प्रोफेशनल आप बनिए, डॉक्टर, इंजीनियर, तो सबसे पहले इंसान बनना आपका ज़रूरी है। इसीलिए एसिड अटैक विक्टिम्स में होता क्या है, वो औरतें, वो लड़कियां ज़िंदगी भर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती हैं। शायद वो ज़िंदगी भर लगता है उन्हें कि मेरे में कुछ कमी है, लेकिन रियल ब्यूटी इनर ब्यूटी होना चाहिए। चेहरे में कुछ नहीं रखा है किसी के भी, इस बात को आप समझ जाइए। खैर, एसिड का लिटमस पेपर का आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। एसिड टर्न करता है ब्लू टू रेड। वही बात करते हैं, लिटमस पेपर अगर रेड कलर का है, अगर बेसिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो वो
ब्लू में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। आपको बेसिक सॉल्यूशन में कुछ के नाम बता देता हूँ। NaOH का सॉल्यूशन हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हो गया, ये सब बेसिक सॉल्यूशंस के तौर पे गिने जाते हैं। अब बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज क्या है? मिथाइल ऑरेंज भी ऐसे ही एक केमिकल से मिलकर बनाया गया, तैयार किया गया एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे हम एसिडिक और बेसिक का ज्ञान कर सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज अगर आप उसको एसिडिक सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट कराएंगे चेक करने के लिए, तो वो अपने आप को रेड कलर में चेंज कर दिया। फिर से ना, एसिड किस में कन्वर्ट कर रहा है बार बार? रेड में। इसलिए मैं सिखा रहा था वो ट्रिक। तो आपने देखा कि मिथाइल ऑरेंज रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया। वहीं बेसिक सॉल्यूशन में अगर मिथाइल ऑरेंज को ले जाते हैं तो वो ऑरेंज कलर येलो कलर में चेंज हो जाएगा। फिर बेसिक किस में कन्वर्ट किया? येलो येलो डर्टी फेलो। कहाँ का था? याद करो जल्दी से, टर्मरिक वाला। टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर था ना वो, और वो बेसिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता था, एसिडिक में नो इफेक्ट। ध्यान आया? वेरी गुड। अब देखो तीसरा है फिनोप्थिलीन। पढ़ते इसको फिनोप्थिलीन है, लेकिन अगर इसका स्पेलिंग याद नहीं हो रहा, आप इसको क्या करो, फिनॉल देखो, ये क्या लिखा हुआ है? फिनॉल, फिर पीएच, फिर थैलीन। 3 शब्द में करके याद करो, फिनॉल, पीएच, थैलीन, लेकिन बोलेंगे क्या? फिनोप्थिलीन। ये फिनोप्थिलीन भी एक तरह का इंडिकेटर है। कौन सा? बता दो जल्दी से। अरे हाँ यार, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो फिनोप्थिलीन क्या है? कलरलेस इन एसिडिक और पिंक इन बेसिक। यानी अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो फिनोप्थिलीन कोई कलर चेंज नहीं शो करेगा, जैसे ओरिजिनल है कलरलेस वैसे ही रह जाएगा। जबकि बेसिक सॉल्यूशन में करेंगे तो माइल्ड कलर आएगा। माइल्ड कलर कौन सा है सबसे ज़्यादा? पिंक। तो पिंक कलर अगर दिख गया तो समझ जाइए कि वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये तो इंडिकेटर्स थे जो आपको कलर चेंज करके बताते थे कि आप एसिड सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो या बेसिक का आप इस्तेमाल कर रहे थे। क्या ऐसे भी इंडिकेटर्स हमारे यहाँ बनाए गए हैं वर्ल्ड में जो अपने स्मेल की वजह से बता दें कि एसिड है बेस है? सोच के देखिए। अरे हाँ, बना है, जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, और ये आपके सिलेबस में भी है। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो आइए देखते हैं कि क्या है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसा कि ऑल्फैक्टरी शब्द का मतलब ही होता है रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। जी हाँ, यानी ये ऑल्फैक्टरी शब्द का मतलब है जो कि गंध से है। ऐसा क्या है कि ये गंध से बता सकता है? दरअसल आपको सॉल्यूशन चेक करना होगा कि एसिडिक है कि बेसिक। तो आप ऑनियन का मतलब प्याज, जो कभी कभी बहुत महंगा हो जाता है, आप और हम खरीद नहीं पाते, है ना। कई लोग प्याज का माला बना के विरोध प्रदर्शन करते हैं, आप कई बार टेलीविज़न वगैरह में देखे हैं। खैर, प्याज पे आते हैं। ये कैसे इंडिकेटर बता सकता है कि एसिडिक और बेसिक है? हमने तो कई बार प्याज खाया, बचपन से खा रहे हैं, कुछ नहीं पता चला। कैसे पता चलेगा? तो एसिडिक और बेसिक ये प्याज कैसे बताएगा? समझिए, दरअसल ऑनियन भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब जो अपने स्मेल को चेंज करके बताए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर क्यों है? क्योंकि वो फिर बता रहे एसिडिक है कि बेसिक है, इसीलिए तो इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर सेंस ऑफ स्मेल से पता चलेगा। ऑनियन एसिडिक सॉल्यूशन में आप कितना भी ट्रीट कर दो, जैसे एग्जांपल HCl, H2SO4, कोई भी एसिड में आप इसको कितने बार भी ट्राई करिए, जो इसका ऑनियन का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल का मतलब हर एक फल, सब्जी, हर चीज़ का अपना अपना एक गंध है। अगर वो गंध खत्म नहीं हो पाता है एसिडिक सॉल्यूशन ट्रीट करने के बाद भी, तो समझिए कि जो चीज़ हम ट्रीट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो एसिड ही है। तो फिर बेसिक कैसे पता चलेगा? बेसिक सॉल्यूशंस के बारे में पता करने के लिए आप समझिए अच्छे शब्दों से कि अगर आप बेसिक सॉल्यूशन के साथ प्याज को रिएक्ट करा रहे हैं तो प्याज अपना ओरिजिनल जो उसका खुद का स्मेल है, गंध है, वो खत्म हो जाता है उसका। यानी हम एसिड और बेस का पता लगा पाए ना, गंध अगर है तो एसिड रहा होगा, अगर गंध खत्म हो गया होगा तो बेसिक रहा होगा। तो गंध से यानी स्मेल से ही चेंज के हम पता लगा पाए ना कि वो एसिड था या बेस था। तो स्मेल चेंज करके जो पता लगाया इंडिकेटर, उसका नाम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर
में आपको पहला एग्जाम्पल मैंने ऑनियन का दिया, ऑनियन का दिया। अब आइए चलते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल वेनिला को लेके चलते हैं। वेनिला अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशंस के साथ ट्रीट करेंगे तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल था फिर वापस से गायब हो गया। यानी बेसिक सॉल्यूशन में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के समय क्या हो रहा है, स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल गायब हो जा रहा है, वैनिश हो जा रहा है ना। वहीं एसिडिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं चेंज हो पा रहा है, नो इफेक्ट शोन ऑन एसिडिक सॉल्यूशंस। सो कीप इन माइंड what is olfactory indicator and how does it work to identify the given substance whether it is acidic or basic in nature. So अब आइए बात करते हैं इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी शुरुआत, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड क्या होता है? दरअसल पहले के समय में लोगों को एसिड, बेस एंड सॉल्ट का थोड़ा भी ज्ञान नहीं था केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा एटम डिस्प्लेस हो रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमारा साइंस अभी बहुत पीछे था, धीरे धीरे एक स्टेप डेवलप हो रहा था। इसीलिए हम बात करेंगे एकदम शुरुआत की। दरअसल ये बात है तब की जब एसिड का पता इसलिए लगाया जाता था कि वो चीज़ें एसिड है क्योंकि वो खट्टा हुआ करते थे। दरअसल एसिड्स के एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है, एसिड्स आर हैविंग सॉर इन टेस्ट, सावर इन टेस्ट, यानी वो खट्टा लगता है, इसीलिए उसका नाम एसिड था। शुरुआत में ये प्रचलन में था कि एसिड ही ऐसा है जो खट्टा हमें लगता था। अब ये एसिड को प्राप्त करने का तरीका क्या था? तो शुरू में भी ये दो तरीके से प्राप्त हुआ करता था, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब हो गया कि वो किस स्रोत से हमें प्राप्त होते हैं, ये हमें बताएंगे कि एसिड किस तरह का है, और नेचुरल और मिनरल एसिड्स में। नेचुरल को ऑर्गेनिक एसिड्स भी हम कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब ये हो गया, ये वाइटल फोर्स थ्योरी भी इससे एक चीज़ रिलेटेड है। दरअसल जब बहुत साल पहले ये एक ऐसा साइंस में भी मिथ था जिसको हम भ्रम कह सकते हैं, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि शायद एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो शायद इंसान कभी नहीं बना सकता, वो मैन मेड हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ उसे नेचर ही बना सकता है। इस इंपॉर्टेंट थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी केमिस्ट्री में जानते हैं। लोग मानते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ कोई बाहरी शक्ति ही इसको निर्माण कर सकता है, लेकिन वूलर ने सबसे पहली बार जब यूरिया बनाया था तो लोगों का ये भ्रम भी टूट गया था कि साइंटिस्ट या साइंस हर एक चीज़ को बना सकता है, और ये करके दिखाया भी था। तो वाइटल फोर्स थ्योरी आपको ज़रूरत पड़ेगी बाद में, थोड़ा सा इसको अभी जानते ही रहिए। खैर वापस आते हैं कि ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में एसिड्स के नेचुरल और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। तो नेचुरल एसिड्स हमें पौधों से प्राप्त होते थे। नेचुरल एसिड चींटियों से प्राप्त होते थे, जानवरों से प्राप्त होते थे। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। फॉर्मिक एसिड नाम सुना है ना? फॉर्मिक एसिड, दरअसल लाल चींटियों को फॉर्मिका कहा जाता था। उन लाल चींटियों से पाए जाने वाले एसिड को क्या नाम दे दिया गया? फॉर्मिक एसिड। वैसे दूध को लैक्टिक और लैक्टोमीटर होता है ना, सुना है ना? वही कि दूध में जो पाए जाने वाला एसिडिक कैरेक्टर है उसको हम लैक्टिक एसिड कह दिए। तो तमाम सेब में पाए जाने वाले मैलिक एसिड। एक बात ये भी समझना है कि हर एसिड थोड़े थोड़े अमाउंट में एक फल में होता है। अब जैसे मैंने बोल दिया सेब, तो सेब में मैलिक एसिड है, तो ऐसा नहीं कि साइट्रिक एसिड की अमाउंट नहीं है, वो भी है, लेकिन बहुत लेस अमाउंट में। मेजोरिटी काउंट करते हैं, इसीलिए एक एक चीज़ को बताते हैं। नींबू में साइट्रिक एसिड है, तो ऐसा नहीं कि उसमें और कोई एसिड नहीं है, कंटेंट है लेकिन कम है। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड है ना? इमली में कौन सा है? खा के लोग टर टर करने लगते हैं, यानी टार्टरिक एसिड।
तो इस प्रकार से ये सब नेचुरल का मतलब ऑर्गेनिक था, जिस पे इंसान का बस नहीं था, वो नेचुरली हमें मिलता था एसिड। और ये एसिड्स हम खा के पता करते थे उस दौर में कि ये एसिड है क्योंकि खट्टा है। लेकिन आगे चल के आपको प्रिकॉशन के तौर पे 110% ये दिखा रहेगा, कभी भी किसी चीज को खा के, छू के या स्मेल करके कभी मत पता करिए कि वो एसिड है कि बेस है। एक सबसे बेवकूफ़ी भरा स्टेप है एक पढ़ने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आप अब इंडिकेटर्स का यूज करके पता करेंगे कि वो एसिड है कि बेस है। ये बात तब की मैं बता रहा हूं जब इंडिकेटर्स का निर्माण उस समय प्रचलन में नहीं था। लोग हमेशा खा के टेस्ट करके पता करते थे, खट्टा है तो एसिड है, नहीं तो बिटर टेस्ट का है तो बेस है। तो ये मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा था एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। अब बात कर रहे थे कि नेचुरल और मिनरल एसिड्स। मिनरल क्यों कहा गया, आखिर इसको आर्टिफिशियल क्यों नहीं कहा गया? मिनरल एसिड्स क्या होता है? मिनरल और ओर्स में आप डिफरेंस समझते होंगे। मिनरल्स का एक बहुत बड़ा लेवल समझिए। लेवल का मतलब अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाले वो तमाम तरह के पत्थर, केमिकल सब्सटेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कॉल्ड टू बी एज मिनरल। सब कुछ हम मिनरल्स के तौर पर ट्रीट करते हैं। और उन मिनरल्स में से आसानी तरीके और किफ़ायती तरीके से किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन हम मिनरल से कर देते हैं, उन मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। खैर ये चैप्टर नंबर 3 में हम सीखेंगे। फिलहाल हम ये सीखते हैं कि मिनरल एसिड्स क्यों कहा गया, क्योंकि ये पृथ्वी के सतह से पाए जाते थे। मिनरल एसिड्स जनरली, मैं बता रहा हूं जनरली, ऑलवेज नहीं, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब मैं समझाऊंगा। खैर अभी समझिए कि ऑर्गेनिक एसिड्स जनरली वीक नेचर के होते हैं, जबकि मिनरल एसिड्स जनरली स्ट्रॉन्ग नेचर के होंगे। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? जो पृथ्वी के सतह से पाए जाते हैं। पृथ्वी के सतह का मतलब आप समझ सकते हैं अर्थ के क्रस्ट से। जैसे एग्जांपल के तौर पे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H2CO3 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब क्या है? मिनरल एसिड्स के श्रेणी में है। जबकि वही बात करें नेचुरल ऑर्गेनिक की, तो मैंने अभी आपको बताया लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब क्या थे? ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स थे। तो मिनरल एसिड्स अर्थ के क्रस्ट से पाए जाते हैं। अब अर्थ क्रस्ट पे जो पाए जाने वाला है, तो ज्यादातर आमतौर पे क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं और ये क्या होते हैं? वीक नेचर के। तो क्या होता है स्ट्रॉन्ग नेचर और क्या होता है वीक नेचर? तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स को आइए सीखते हैं। आइए सेकंड मेथड समझते हैं कि एसिड को कैसे दो हिस्सों में क्लासिफाई कर दिए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। आमतौर पे हमेशा हम चेक करते हैं कौन मजबूत है। आप बचपन में ये काम किए होंगे शायद कि दो हीरो हैं, पूछते हैं कि अगर दोनों लड़ जाएंगे सर तो कौन मजबूत पड़ेंगे, पूछते हैं ना। क्योंकि हम हमेशा अपने आप को और अपने आसपास की चीज़ों को स्ट्रेंथ के हिसाब से नापते हैं, किसमें कितनी मजबूती है। आखिर दो लोग लड़ गए तो किसके अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ पड़ेगी? क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये है कि बहुत मजबूत है, ये चौकी उठा लेगा और जो भी आप कहते हो काम वो सारे कर लेगा? ऐसा नहीं है। और वीक एसिड का मतलब एकदम वो बूढ़े की तरह पड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं कर पाएगा। तो दरअसल एसिड में ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? तो समझिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड का अर्थ ये होता है कि अगर उसको वाटर के साथ मिलाएं, मिक्स करें, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होते हैं। अब आप कहेंगे सर आप तो आयन का कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया एसिड में, फिर ये आयन कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? मैं इसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था कि एसिड कैसे माना जाता था। लेकिन नए ज़माने में एसिड को पता करने का तरीका भी यही है कि अगर वाटर के साथ मिक्स करें और H+ आयन डिसोसिएट होता है तो वो सब्सटेंस एसिड है। तो क्या कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन के साथ बना है, क्या सब कुछ एसिड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्लूकोज याद रखिए C6H12O6, उसमें हाइड्रोजन 12 एटम्स हैं, लेकिन वो फिर भी एसिड नहीं है। कारण बता दो जल्दी से। क्योंकि वो हाइड्रोजन को अपने अंदर से न डिस्प्लेस कर पाता है न डिसोसिएट कर पाता है, जिसके वजह से उसके पास किसी भी प्रकार की एसिडिक कैरेक्टर नहीं होती है। फिर एसिडिक कैरेक्टर में तो ये आपने सीखा कि H+ आयन का डिसोसिएशन होना जरूरी है।
अगर आप समझिए कि H प्लस आयन ज्यादा अमाउंट में हो गया डिसोसिएट तो फिर क्या होगा, कम अमाउंट में हुआ तो क्या होगा, तो वही तो है स्ट्रेंथ के लिए। अगर H प्लस आयन 80% से भी ज्यादा अगर डिसोसिएट होता हुआ दिखाई देता है किसी एसिड में तो वो यानी एसिड स्ट्रांग है और उसका इंपैक्ट ज्यादा है। वही वीक एसिड में क्या है कि वीक एसिड हाइड्रोजन आयन कम रिलीज कर पाता है, कम डिसोसिएट कर पाता है, जिसके वजह से उसका स्ट्रेंथ कम रहता है एसिडिक कैरेक्टर को लेके, इसीलिए उसको हम वीक एसिड के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो मिनरल एसिड्स में कौन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं? सल्फ्यूरिक एसिड है, किंग ऑफ ऑल केमिकल्स। कोई पूछे अगर एक नंबर में कि विच एसिड इज कॉल्ड टू बी द किंग ऑफ केमिकल्स, देन योर आंसर शुड बी इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या हैं? ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं क्योंकि ये H प्लस आयन को अपने से ज़्यादा डिसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। वही बात करें वीक एसिड में तो कार्बोनिक एसिड है। क्या कार्बोनिक एसिड को कभी हम यूज़ किए हैं? सोच के देखिए। हाँ, कहाँ? कोल्ड ड्रिंक में। अभी गर्मी का मौसम भी है और गर्मी के मौसम में आप ज़्यादातर यूज़ भी करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसके अंदर क्या होता है, आप क्या मिक्स कर देते हैं? थोड़ा सोच के बताइए। हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके साथ? कार्बोनिक एसिड के साथ मिक्स कर देते हैं। वही प्रेशर और गैस की वजह से हमें थोड़ा फिज समझ में आता है। फिज का मतलब थोड़ा सा पीते समय जो अंदर एक फीलिंग आती है कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वो कार्बोनिक एसिड की वजह से। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हाई प्रेशर पे उसमें मिलाया गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि ड्रिंक का नाम लिया, अभी सॉफ्ट ड्रिंक क्या है? क्या आपको पता है कि ड्रिंक कई दो प्रकार के होते हैं? कैसे? ड्रिंक एक सॉफ्ट ड्रिंक होता है और दूसरा होता है हार्ड ड्रिंक। अब आप कहेंगे हम तो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक सुनते हैं, हार्ड ड्रिंक क्या है? ड्रिंक दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक का श्रेणी का मतलब ये हो गया जिसके अंदर अल्कोहल की मात्रा बिल्कुल नहीं है, वो सॉफ्ट ड्रिंक कहलाएगा। जिसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें स्प्राइट आ जाएगा, एप्पी फीज आ जाएगा, और जो कोई आप कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हैं वो सारा सॉफ्ट ड्रिंक का ही हिस्सा है। जबकि हार्ड ड्रिंक क्या है? जिसके अंदर अल्कोहल की मात्रा होती है उनको हार्ड ड्रिंक कहते हैं। जैसे वाइन, बियर, विस्की, ये सब क्या है? हार्ड ड्रिंक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक नींबू पानी भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप जो कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हैं वही सॉफ्ट ड्रिंक है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझते रहिएगा। अब बात करेंगे कि क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो इनके डिसोसिएशन पे है। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl है, अगर इनको डिसोसिएट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? ये H प्लस एक्वस फॉर्म में प्लस Cl माइनस फॉर्म में। ये टूट गया ना, क्या रिलीज कर रहा है? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। क्या? हाइड्रोजन। क्या होता है डिफरेंस हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन मैं आपको फिर से समझा भी दे रहा हूँ। हाइड्रोजन आयन का मतलब H प्लस आयन, और वही फिर वापस वाटर के साथ मिक्स होके अगर बना ले कंपाउंड तो H3O प्लस, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोनियम आयन। कौन? H प्लस और H2O मिक्स हो जाएंगे तो हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन को साइंटिस्ट एक तौर पे ट्रीट करते हैं कि अगर एसिड उन सबको मान लेंगे या तो हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता हो, उसको हम एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की श्रेणी तब कही जाएगी जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस या H3O प्लस आयन का डिसोसिएशन हो, और वीक एसिड में अगर कम मात्रा में है तो वो वीक एसिड की श्रेणी में आएगा। आइए चलते हैं तीसरे। तो अब तीसरे तरह का क्लासिफिकेशन समझेंगे कि एसिड को तीसरा तरीका कैसे क्लासिफाई किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। बार बार केमिकल इक्वेशन में भी CONC कॉन्क करके ब्रैकेट में और DIL डाइल्यूट करके ब्रैकेट में, ये बार बार ऐसे लिखा रहता है। H2SO4 मान लो लिखा रहे तो H2SO4 डाइल्यूट, तो डाइल्यूट लिख दिया गया, यानी ये डाइल्यूट एसिड है। और वही H2SO4 CONC लिख दिया गया तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। आखिर ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा,
और डाइल्यूट का मतलब थोड़ा गाढ़ापन कम है। किस चीज से लेके गाढ़ापन की बात की जा रही है यहाँ पे बात की जा रही है वाटर से। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में जितना कम से कम पानी की मात्रा होगी वो एसिड उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा। वहीं डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि पानी की मात्रा ज्यादा होती है एसिड की तुलना में, इसलिए इसे डाइल्यूट एसिड की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट एक ही कोई भी एसिड हो सकता है, बस पानी की मात्रा पे ही तो डिपेंड कर रहा है। लेकिन क्या आप डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड खुद से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक प्रिकॉशन के साथ। क्या है प्रिकॉशन? प्रिकॉशन ये है कि सबसे पहले अगर डाइल्यूट एसिड करना है कॉन्सेंट्रेटेड को, तो आप एक कंटेनर में पानी पहले रखिए। पानी रखेंगे, पानी के अगर भर लिए हैं टेस्ट ट्यूब में, उसमें 1-2 ड्रॉपलेट्स जो भी एसिड के डालने हैं कॉन्सेंट्रेट के डालिए। इससे क्या होगा, स्प्लैश पड़ेगा तो आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर उल्टा करके देखें तो होगा क्या कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी की 2-4 बूंदे डालते हैं, वो स्प्लैश का मतलब छींटा जैसे ही पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से वो पूरा का पूरा बर्स्ट कर जाएगा और हो सके आप बहुत ज़्यादा आपको नुकसान भी पहुंच सके। तो हार्म ना हो, इसलिए ये केयर और ये प्रिकॉशन एकदम स्पष्ट भाषा में लोगों को सिखाई जाती है कि कैसे डाइल्यूट करना होता है एसिड को। तो एसिड के डाइल्यूशन में क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है कि एसिड जब भी हम डाइल्यूट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को ना लेके सबसे पहले वाटर को लें, फिर जाके उसमें 2-4 बूंद एसिड के डालें कॉन्सेंट्रेटेड के, वो एसिड खुद पे खुद डाइल्यूट हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं। तो शुरुआत करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सबकी प्रॉपर्टीज हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज तो हम सबका सीखते भी हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें बचपन में शेर पढ़ा जाता था तो सबसे पहले हम पूछते थे कि ये शेर कैसा होता है, ये शेर कितनी टांगें होती हैं इनके पास। हम बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ एक एक सवाल पूछते हैं। वैसे ही ये प्रॉपर्टीज ही तो पूछते थे। तो वैसे ही क्या एसिड के अंदर प्रॉपर्टीज नहीं है क्या? बिल्कुल हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में आप पहला देखेंगे कि एसिड्स हैव अ सावर इन टेस्ट। हाँ, कई लोग इसको सार, कई लोग इसको सावर कहते हैं। द रियल प्रोनाउंसिएशन का सावर है। तो एसिड्स हैव अ सावर इन टेस्ट, यानी खट्टा महसूस होगा। ये आपको पहले भी बताया गया कि पहले ज़माने में लोग एसिड का पता भी इसी प्रकार से करते थे कि वो किस प्रकार का लगता है टेस्ट में, खट्टा लगता है कि नहीं लगता है। अगर खट्टा लगता है तो उसे हम एसिड का नाम देते थे। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी किसी चीज़ को चख के, सूंघ के ऐसा मत पता करिए कि वो एसिड था या बेस। अब बात करते हैं दूसरा, कि पहला एसिड का समझ में आया कि एसिड्स क्या था, एसिड्स इंडिकेटर पे कैसा बिहेव करता है। आइए सेकंड पॉइंट, एसिड्स टर्न्स रेड लिटमस टू रेड। शायद ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। तीसरा, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट समझ में आता है आपको? क्या है कि आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो दिमाग में एक बात तुरंत आती है कि लगता है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। कई लोगों से मैं करंट का डेफिनेशन जब पूछता हूं तो बस वो क्या बोलते हैं कि बस इलेक्ट्रॉन फ्लो कर दिया, करंट फ्लो कर दिया। क्या करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन तक सीमित है? हो ही नहीं सकता। करंट का तो डेफिनेशन है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज एंड चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स, positive as well as negative. Then why we are only saying that there is only one factor responsible for the conduction of electricity, that is negative part. Sure, you may be sure as because you should have to give a clear cut connection that current possesses both charges, positive as well as negative charge, but in many cases only नेगेटिव चार्ज इज द कैरियर ऑफ द करंट। मैं क्या बोला, इसको अच्छे समझिए कि हर केसेस में लगता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही करंट को फ्लो करने पे मजबूर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्जेस भी हमें करंट फ्लो करते हुए करंट फ्लो कराते हैं। कई बार आयंस कराते हैं। आयंस, यही तो है इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ राज। यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है ही नहीं, यहाँ आयंस की बात हो रही है। और आयंस कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेटेड से
H प्लस आयन जितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा, यानी पॉजिटिव और निगेटिव आयंस निकलेंगे। तो एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? तो सिंपल से आंसर आपको बताना है, क्योंकि ये आयंस में ब्रेक होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हुए जाते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन दिखाई देता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन का सिर्फ इलेक्ट्रॉन कारण नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी है, साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस भी हैं, यानी कैटायंस और एनायंस। तो आपको पॉइंट नंबर 3 क्लियर होगा कि कैसे एसिड इलेक्ट्रिक करंट कवर करते हैं। अगर सपोज दैट HCl गैस का नाम सुने होंगे, हाइड्रोक्लोरिक गैस, और HCl एसिड का नाम सुने होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आखिर दोनों में अंतर क्या है? सोच के बताइए, सोच लीजिए पहले। शायद कई लोग कंफ्यूज हो गए कि दोनों तो सेम है, नाम सेम है, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत वहाँ है कि HCl एक गैस है, उसके अंदर वाटर यानी H आयन रिलीज होने की क्षमता नहीं है, इसीलिए वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, वो एक नॉर्मल गैस है। जबकि HCl जो एसिड के रूप में है, उसके पास क्षमता है कि वो H प्लस आयन को खुद से डिसोसिएट कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए, और H प्लस आयन रिलीज हो रहा है, यानी फिर क्या हो गया? वो एसिड हो गया, इसीलिए HCl एसिड है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ आइएगा, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ये टॉपिक जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो एसिड, बेस एंड सॉल्ट तीनों में ये आए, और आप हमें हर बार समझ जाएंगे कि ये कैसे कंडक्शन करता है। आइए अब चौथा टॉपिक जो है, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये मेटल्स की एक क्षमता है, क्योंकि वो रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं हाइड्रोजन के तुलना में, और वो डिस्प्लेस करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में याद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने बताया था कि जो जितना ज़्यादा एक्टिव मेटल होगा वो हाइड्रोजन को बार बार डिस्प्लेस करके कहाँ जाएगा? उसके जगह पे आ जाएगा और हाइड्रोजन को अलग कर देगा। और हाइड्रोजन एक गैस होने की वजह से इवॉल्व होता है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपने सीखा था। आइए देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो सोडियम ले लिया गया और H2SO4 ले लिया, मैंने ले लिया। अब सोडियम एक मेटल है और H2SO4 एक क्या है? एसिड है। तो एसिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक चौथा पढ़ रहे हैं आप? प्रॉपर्टीज, कि ये हाइड्रोजन गैस को अपने अंदर से इवॉल्व करता है। इवॉल्व कैसे करेगा? क्योंकि सोडियम किसके साथ जाके जुड़ गया? सोडियम जुड़ गया Na2 के साथ, SO4, और हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हो गया, हुआ ना? तो हाइड्रोजन को रिलीज करता है। क्या आप मुझे रिएक्शन एक बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कि कॉपर प्लस H2SO4 क्या फॉर्म करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करके बताएंगे। किसका कॉन्सेप्ट क्लियर है मैं अभी समझ जाऊंगा, ठीक है? तो आइए अब 5वें प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं 5वां प्रॉपर्टीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के मकसद से तो समझिए कि इस बार हो सके तो पूछा भी जाए, अगर बोर्ड एग्जाम हुआ तो। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, कोविड-19 का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है, और ये दिन डे बाय डे कितना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और आप समझ भी सकते हैं कि क्या है, लेकिन हमारा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई कभी भी छूटनी नहीं चाहिए। जीवन का एक अंश और कहिए उद्देश्य ये भी है कि हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए। सीखना ही जिंदगी का नाम है। अगर इस मकसद से आप नॉलेज गेन करते चलें, और आप यकीन मानिए बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे। और दूसरों की गलतियों से ज़रूर सीखिए, क्योंकि खुद गलतियां करने लगेंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा। इसीलिए दूसरों को की गलतियों से जल्दी से सीख जाइए। इसलिए मैं आपसे समझा रहा हूँ कि टाइम को यूटिलाइज क्यों करना है और क्यों पढ़ना है। तो आप आइए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स का 5वां पॉइंट पढ़ने के लिए, कि एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। उसके नीचे कुछ रिएक्शंस भी दिए गए हैं। क्या आपको पता है कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट का मतलब CO3, वहीं बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3। बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट अगर रिएक्शन करते हैं तो एसिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ जाए तो ज़रूर हमें नुकसान पहुंचाता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। लेकिन ये क्रिएट कभी कभी जानबूझ के किया भी जाता है।
जैसे कभी आग लग गया तो फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, और ये हम कैसे बना सकते हैं? एसिड की मदद से। तो एसिड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हर जगह की अलग अलग चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, आइए इस केमिकल रिएक्शंस की मदद से समझें। केमिकल रिएक्शंस अगर मैं थोड़ा बहुत कम लिख पा रहा हूं तो आप बुक की मदद लेके भी आसानी से समझ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रिएक्शंस भी मैं जहां जरूरी है एकदम देता हूं। आप रिएक्शंस की वजह से बिल्कुल मत घबराइए कि सर रिएक्शंस बहुत कम लिख रहे हैं। मैं आपको बेसिकली मैं बताया था फर्स्ट वीडियो से मैं बोल रहा हूं, मेरा सिर्फ एक मकसद है कि साइंस और केमिस्ट्री बोरिंग नहीं होना चाहिए। जितना इंटरेस्टिंग और जितना एनर्जेटिक तरीके से आप समझे, जितना अपने अगल बगल के एग्जाम्पल से समझे, जितना आप आसानी से मेमोराइज कर पाए ज़्यादा दिन तक, यही तो है फिर पढ़ाई। तो और इसके लिए आप बुक कॉपीज लेके खुद बैठ के और मेरे वीडियोस को एक एक चीज़ों को बारीकियों से समझिए। निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आइए देखते हैं इस केमिकल रिएक्शन को। तो सोडियम कार्बोनेट, अब आप कहेंगे ये इस फॉर्म में क्यों लिखा गया? क्योंकि ये केमिकल इक्वेशंस को लिखने का तरीका होता है। ये सॉलिड स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। Na2CO3, इसको HCl के साथ किस फॉर्म में मिलाया गया? एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब ये हो गया कि वो एसिड, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। और डाइल्यूट तो किसी भी प्रकार से और भी तरीके हैं करने के, लेकिन एक्वस, एक्वस का मतलब एक्वा वर्ड से है। एक्वाफिना यूज करते हैं, तो एक्वाफिना में एक्वा वर्ड वाटर से रिलेटेड है, तो इसीलिए यानी HCl डाइल्यूटेड है और ये फॉर्म क्या किया? NaCl एक्वा सॉल्यूशन में यानी वाटर के सॉल्यूशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ और वाटर लिक्विड के फॉर्म में है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज हुआ उसका हम चाहें तो आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आमतौर पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल इस चैप्टर से कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है, तो कई बार आप याद भी कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। आखिर ये कैसे चेंज कर पाता है? इसका रिएक्शन एकदम इंपॉर्टेंट है और याद करिए आप, और मैं इसको याद कराऊंगा भी आपको। तो चलिए इसका हम देखते हैं कि क्या इसका रिएक्शन है। ठीक है, अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जब एसिड को मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो हम पता कैसे करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है कि नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़े अमाउंट में पास करें, थोड़ा का मतलब एकदम हल्का सा पहले पास कराएंगे, तो वो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है वो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है, यानी मिल्की कलर का दुधिया रंग का हो जाता है। जो गांव में चूना करते हैं हम, शायद वही है कारण। और वो H2O भी साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पे फॉर्म होता है। बाई प्रोडक्ट का मतलब जो प्रोडक्ट साइड में एक मेन प्रोडक्ट के अलावा भी फॉर्म हो, उसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। आपको पता है कि घरों में जब चूना होता है तो शुरुआत में बिल्कुल डल दिखाई देता है, फिर वो 3 दिन के बाद क्यों इतना चमकता है? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आप मेरे सवाल के तुरंत बाद बता पाए? फिर मैं इसका जवाब भी आपको बताता हूँ। जवाब ये है कि दरअसल जब हम शुरुआत में कलर करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कलर कर देते हैं दीवारों पे, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर जो एटमॉस्फेयर है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को चिपका लेता है अपने पास। एक दीवार है, दीवार के लेयर पे चिपका लिया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होके धीरे 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 कैल्शियम कार्बोनेट का रूप ले लेते हैं, और तब जाके वो चमक आती है। तो इस केमिकल रिएक्शन का इंपॉर्टेंस वहाँ भी है, और ये सवाल का जवाब भी आप जानते रहिए। आपको ये भी जानना जरूरी है कि लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े अमाउंट में पास कराए तब तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ। अगर अमाउंट ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब आप लगातार पास कराते गए तो क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ कन्वर्ट हो गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और वापस से व्हाइट प्रेसिपिटेट गायब होके कलरलेस हो गया, फिर से कोई उसका रंग नहीं है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट के रिएक्शंस को आप बिल्कुल जितना हो सके उतनी कई बार लिख के इसको याद रखिए। वैसे कुछ है नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट को
अगर ज़्यादा अमाउंट में यानी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से देखो ये बाई प्रोडक्ट है, इस बाई प्रोडक्ट को मैंने बस किया क्या, CO2 और ऐड कर दिया, ये बाई कार्बोनेट में चेंज हो गया। था क्या कुछ नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया, क्या फॉर्म हो गया, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से आप इस रिएक्शंस को याद रखेंगे और हो सके तो जितना मैं कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूं उन सबको एक एक करके बारीकियों से सीखते भी जाएंगे। तो अब बात करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि एसिड रिएक्ट्स विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आपको क्या पता है कि दुनिया का सबसे आसान रिएक्शन कौन सा है? सबसे जनरल इंपॉर्टेंट जो केमिस्ट्री में यूज होने वाला रिएक्शन क्या है? सोचिए, देखिए, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। बार बार सिखाया जाता है, हर कोई बताता है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाने जा रहा है। अब बेस क्या है ये तो अभी बाद में बात करके जिक्र करेंगे, फिर भी आपको समझना है कि मेटलिक हाइड्रोक्साइड को ही जनरली हम बेस मान के चलते हैं। जैसे सोडियम का हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, एक बेस है। NaOH को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, Na2SO4 प्लस H2O, किंग ऑफ ऑल केमिकल्स H2SO4, और देखिए इसको रिएक्शन कर दिया। हुआ क्या कि ये बेस कहलाया और एसिड की प्रॉपर्टी थी कि अगर इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट भी साथ साथ वाटर भी, और ये कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यही तो होता है जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमें रिलीफ दिलाता है एसिडिटी से। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और मैं समझता हूं कि आप इसको समझ भी गए होंगे। अब बात करेंगे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। कॉन्सेप्ट सेम है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करने वाला है। तो कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में HCl, फिर CuCl2 प्लस H2O लिक्विड। तो इस प्रकार से आप देखिए 7 प्रॉपर्टीज, और 8वां प्रॉपर्टीज ये कहता है कि एसिड्स बहुत कोरोसिव नेचर का है। कोरोसिव नेचर का मतलब ये हो गया कि जिस चीज पे जाए उसको कोरोड कर देता है, खदड़ देता है। तो ये 8वां प्रॉपर्टीज भी याद रखेंगे, इसीलिए एसिड को हमेशा टाइट कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि जितना स्पेस मिलेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की वजह से, वेलोसिटी की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है और ये बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। कोरोसिव नेचर होने की वजह से इसे कभी भी हम हाथों से, उंगलियों से टच नहीं कर सकते। कोरोसिव नेचर के होने के वजह से हम लेबोरेटरी के अलावा कहीं भी आमतौर पे दुकानों पे इसको बिकते हुए नहीं दिखेंगे। लैब में दिखेगा या ऐसे दुकान जो लैब को सप्लाई करते हैं सिर्फ वहाँ दिखाई देगा। एसिडिक कैरेक्टर को समझने के लिए आइए अब चलते हैं 8वें पॉइंट पे। अब ये आप प्रॉपर्टीज खत्म कर चुके हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी। क्या आपको इतना पढ़ाने से मेरे कुछ चीज़ें क्लियर हो गई, जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ कि सारे एसिड्स में ऐसा आप क्या कॉमन देखते हैं? थोड़ा सोचिए। तो आपको एक चीज़ सबसे कॉमन दिखने वाला है कि सबके पास H+ आयन फ्री में है। फ्री में मतलब ऐसा नहीं कि आपको पैसे नहीं देने हैं, मतलब मोबाइल नेचर है उनका। फ्री नेचर का मतलब वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेट कर सकते हैं। अगर उनके अंदर से H+ आयन का डिसोसिएशन हो रहा है तब तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। पहला तो क्लियर हो गया कि सारे एसिड्स में कॉमन क्या थे। अब आइए बात करते हैं कि दूसरा क्या उनके अंदर कॉमन है। दूसरा कि हाइड्रोजन क्या होने की वजह से कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का होगा? जवाब बताइए आप। बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने एग्जाम्पल ग्लूकोज का दिया था कि सिर्फ हाइड्रोजन मात्र होने से ही कोई चीज़ एसिडिक नहीं हो सकती। जैसे सिर्फ पैसा होने से ही कोई बहुत बड़ा दानी नहीं हो सकता, क्योंकि दान देने के लिए पैसे के साथ उसको देना भी पड़ता है। इसको इसीलिए तो इंग्लिश में फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। खैर, बात करें वापस केमिस्ट्री से, तो आपको अब ये चीज़ समझ में आ गया कि एसिड होने की वजह से सिर्फ हाइड्रोजन का होना भी ज़रूरी नहीं है, हाइड्रोजन का डिसोसिएशन होना भी ज़रूरी है। अब एसिड की कंडक्टिविटी भी बात करते हैं कि एसिड की कंडक्टिविटी क्यों होता है। तो ड्यू टू देयर फ्री मोबाइल आयंस। आयंस कब फ्री होंगे? जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा उनका। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ये एसिड और एसिड से लेकर जितनी इसकी तमाम तरह का कॉन्सेप्ट था आपको मैं एकदम सरल भाषा में समझाने का कोशिश किया हूं। अगर कोई गलती हुई है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए और मैं उसे इम्प्रूव करूंगा।
खैर, अभी फिर वापस एक बेस के लिए आते हैं कि बेस क्या है, इसको मैं अच्छे से फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए, कहीं जाइएगा मत, इस वीडियो को कंटिन्यूएशन फॉर्म में ही देखिए और जितना जल्दी हो सके उसको अच्छे से सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लेट हैं, टाइम लेट नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं कि टाइम सबसे दुनिया का बेस्ट टीचर है, टाइम किसी के वेट नहीं कर सकता, और जो कोई नहीं सिखा सका जिसको, उसे टाइम जरूर सिखाएगा। समय दुनिया का सबसे अच्छा अध्यापक है, जो बिना किसी वार के, बिना किसी मार के आपको ऐसी गहरी जख्म दे जाता है, जो आपको हर कुछ सिखा जाता है। जो समय ही तो है जो सबसे बड़ा बलवान है। तो कुछ भी करिएगा, मुझसे, दुनिया में किसी से टकराइए, हमेशा लड़ जाइए, लेकिन समय से कभी टकराने की कोशिश मत करिए। समय ही तो है जो सबको लाके एक जगह पटक देगा। तो समय से आगे आगे चलिए और कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके हम अपने केमिस्ट्री के सिलेबस को कवर करके सीखें और याद करें। और वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा होगा आप मुझे बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुँचे। और जितने सीबीएसई बोर्ड के एस्पिरेंट्स हैं, जितने बच्चे जो तैयारी करने में लगे हुए हैं, जिनको केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, उनको आसान भाषा में समझाने की कैसे कोशिश की गई है, उन तक प्लीज़ पहुंचाइए। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, और मुझे उम्मीद है आप जरूर करेंगे, क्योंकि आप ना कर ही नहीं सकते। तो आइए बेस के बारे में जिक्र करते हैं। जैसा कि एसिड का एक कॉन्सेप्ट था शुरू में कि एसिड खट्टा होता है और वो सावर इन टेस्ट था, इसलिए वो एसिड कैटेगरी में आता था। वैसे ही बेस का टेस्ट ज़्यादातर पे बिटर नेचर का होता है, कड़वापन होता है इसके अंदर। ये बिटर टेस्ट होने की वजह से बेस शुरू में कहा जाता था, लेकिन बाद में चल के बेस इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसके पास OH- आयन डिसोसिएट करने की क्षमता थी। यानी ज़्यादातर जितने मेटल हाइड्रोक्साइड्स हुआ करते थे, वो अपने OH- आयन को आसानी से वाटर में डिसोसिएट कर पाते थे, इसीलिए इनको बेस कहा गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे NaOH एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के साथ डिसोसिएट कर दिया OH- आयन, तो जिसके पास जितना ज़्यादा क्षमता था OH- आयन डिसोसिएट करने के लिए, उसे हम बेस के श्रेणी में रखते हैं। बेस और एल्कली दो वर्ड हैं जो एक जैसे और एक फैमिली से हैं, लेकिन हैं फिर भी अलग। ऐसा समझिए कि बेस एक बहुत बड़ा परिवार है, जिसके कुछ ऐसे सदस्य जो कि बहुत VIP हैं, उनको हम एल्कली कहते हैं। आखिर कैसे VIP और बेस की बात मैं कर रहा हूँ, और क्या एल्कली है क्या बेस, कुछ समझ नहीं आया। यानी ऐसे बेसिस जो वाटर में आसानी से सॉल्युबल हो जाएं, उन्हें हम एल्कली का नाम देते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली। पानी में आसानी से घुलने वाले बेसिस को एल्कली कहते हैं। जो नहीं घुल पा रहे हैं वो तो बेस है ही है, और जो बेस घुल जा रहे हैं उन्हीं को स्पेशल कैटेगरी में हम एल्कली का नाम देते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये बेस और एल्कली के बीच का डिफरेंस आसानी से समझे होंगे, और बेस क्या है ये भी समझे होंगे। ठीक वैसे ही इनके अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग और वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में वही कॉन्सेप्ट है कि OH- आयन का डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस है, कम OH- का आयन का डिसोसिएशन होगा तो वो वीक बेस होगा। तो ये भी आप क्लियर करके रखे रहेंगे। तो अभी तक आप एसिड का बेस का डेफिनेशन सुन रहे थे। बेस क्या है प्रॉपर्टीज वाइज, अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, बेसिस हैव बिटर इन टेस्ट। एसिड कैसा था, सावर इन टेस्ट, तो बेस कैसा है, बिटर इन टेस्ट, थोड़ा सा कड़वा है। हम इसको टेस्ट तो नहीं करने जा रहे हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, और ऐसी गलती आप करिएगा मत, नहीं तो फिर आपके घर वाले मुझे ढूंढेंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे आपके घर वाले ढूंढें। खैर, बेसिस फील सोपी, ये थोड़ा साबुन जैसे टच आता है ना, सोपी टच, वैसा ये बेसिस का दिखाई देगा। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये कई बार बताया गया टॉपिक को। फिर बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों कंडक्ट करेगा जल्दी से बताइए आप। सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि इसके पास आयंस फ्री हो जाएंगे, और जैसे NaOH है, Na प्लस OH- दोनों पॉजिटिव निगेटिव आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और आपको करंट होता हुआ सप्लाई दिखाई देगा। फिर बात करते हैं कि बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेसिस के पास ऐसी क्षमता है कि वो कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म करे।
इसी कड़ी में एम्फोटेरिक नेचर भी समझ में आता है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के ऑक्साइड शो करते हैं, उन्हीं को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, इन दोनों का आप नाम जरूर याद रखिए। इसमें एक और नाम मेरी ओर से ऐड कर लीजिएगा, लेड भी। खैर, बात करेंगे एफ का, बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। शायद ये आपको पता भी है कि बेस है और एसिडिक नेचर से अगर ट्रीट कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनने जा रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो कि आप बार बार देखते भी हैं। तो एसिड और बेसिस कॉमन है, लेकिन दोनों बिल्कुल अपने अपने जगह पे डिफरेंट भी हैं। डिफरेंट कैसे? क्योंकि आप देखें कि एसिड सावर इन टेस्ट था तो बेस बिटर इन टेस्ट। एसिड टच नहीं कर सकते उसको, लेकिन ये सोपी नेचर है, वो ब्लू को रेड करता है, ये रेड टू ब्लू, तो ठीक उल्टा करता है। लेकिन आप अगर याद करना चाहें तो दोनों को एक पेज पे दोनों को साइड वाइज लिख के आसानी से एक एक पॉइंट को याद रखेंगे प्रॉपर्टीज में। बेस का यूज़ साबुन बनाने में काम आता है, डिटर्जेंट पाउडर्स बनाने में काम आता है। एसिड का यूज़ अगर आप जानना चाहेंगे तो पेंट इंडस्ट्री पूरी एसिड पे डिपेंडेंट है ना। पेंट हो गया, फाइबर बनाना है, टेक्सचर बनाना है, तो ये एसिड और बेसिस का ये तमाम तरह का इस्तेमाल है। और एसिड बेसिस आपको यहाँ पे एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है। सॉल्ट और कुछ केमिकल कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं, इनको मैं आपको सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर 2 पार्ट में हो और 1 घंटे का एक क्लास और दूसरे घंटे का दूसरा क्लास। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा क्लास सॉल्ट और कुछ केमिकल कंपाउंड्स आसान भाषा में और आसान ट्रिक्स में सीखा जा सके, और आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर अपलोड करिए, तो मैं जल्दी से अपलोड करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, मोटिवेशनल है, ताकि आप कैसे जल्दी से जल्दी आसानी से सीख सकें। तो तब तक के लिए आप अपने घर में स्वस्थ रहिए और घर से ही पढ़िए। ऑनलाइन मेथड इज़ द बेस्ट टीचिंग मेथड अभी कह लीजिए कोरोना के समय में, क्योंकि आप ऑफलाइन अभी रिस्क नहीं ले सकते। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।